बाकी बच्चे तो है ही हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। चलिए अच्छी बात है। कुणाल, आपने इसके पहले कितनी क्लासेस ली हैं मेरी? कुणाल, लग तो रहा है मैंने नेम देखा है इसके पहले। 2। हाँ ठीक है। समझने में कोई दिक्कत आपको? कुणाल, समझने में कोई दिक्कत? नहीं। हाँ ठीक है। बहुत बेसिक से और थोड़ा ना, इसलिए भी मतलब बातें मैंने कम कर दी है बिकॉज 11th का बहुत ज्यादा सिलेबस है। अगर मैं कायदे से आपको बताऊं तो ये सिलेबस जो है 12th का डबल है, मतलब डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल है। बिकॉज 10th में बहुत बेसिक से आप लोग, मतलब इसके बिलो जो आपने पढ़ा था तो इतना नहीं था, इतनी नई चीजें नहीं थी, फिजियोलॉजी वगैरह आपने नहीं पढ़ी थी, वो सब कुछ इसमें आ रहा है इसलिए। ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया में जब हम इसको क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं तो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई यहाँ पे। पहला है हेलोफिल्स या हेलोफाइल्स, दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरा है मिथेनोजेंस। ठीक है। अब लिखने के पहले मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाती हूँ। ये आपको अगर मैं बोलूँ खुद से लिखना है, ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में इसको याद रखना है। हेलो मतलब, अभी याद करते करते आपने बताया हेलो मतलब सॉल्टी होता है, नमक वाली जो कैटेगरी होती है उसको हम लोग हेलो बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आप एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन देंगे ना तब भी ये सरवाइव करेगा। जबकि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे, अगर ये फ्रेश वाटर है, यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कौन सा तीर मार लिया इसने, हार्श हैबिटेट या हार्श सॉल्टी कंडीशन में खुद को सरवाइव करा के, मैंने यहाँ पे फ्रेश वाटर लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरीन वाटर लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मेरीन वाटर लिखा। ठीक है। अगर हम एक फ्रेश वाटर वाली, अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर कोई फिश अवेलेबल है, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे ये फ्रेश वाटर वाली फिश है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरीन वाटर वाली फिश है, अगर आपका मन किया और आपने सोचा नहीं क्यों ना हम ऐसा करें, इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम इसमें डाल देते हैं, इसकी भी डेथ हो जाएगी इस कंडीशन में, इसकी भी डेथ हो जाएगी। बहुत सारे रीजंस है, केमिस्ट्री भी इसमें पूरा इंटीग्रेटेड है, इसको भी मैं समझाऊंगी आपको आगे। आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, ये सब पढ़ना ही है, तो बहुत डिटेल में आप लोग सीखेंगे। बस इतनी सी बात समझिए कि फ्रेश वाटर वाली फिश मेरीन में नहीं सरवाइव कर सकती, मेरीन वाटर वाली फिश जो है फ्रेश में नहीं सरवाइव कर सकती। लेकिन अब वहीं पे इस बैक्टीरिया को उठा के डाल दीजिए कहीं पे भी, ये कहीं पे भी मुंह उठा के सरवाइव कर जाएगा। इसको फ्रेश वाटर में तो इसकी बल्ले बल्ले है, मेरीन वाटर, मेरीन का क्या मतलब है, मेरीन का तो यही मतलब है ना, इसको हमने सॉल्टी के बेसिस पे बोला है, इस बेसिस पे बोला है कि इसमें सैलिनिटी, इसमें क्या होता है, सैलिनिटी का मतलब होता है सांद्रता, शायद इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, सैलिनिटी जो है, तो इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेरीन वाटर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इसको देखिए कोई टेंशन नहीं है, इस बैक्टीरिया को कोई भी टेंशन नहीं है, और ये सच भी है। जब आप बहुत प्रिमिटिव टाइम में जाते हैं तो वहां पे अर्थ के जो कंडीशंस थे वो काफी रफ थे, और उसमें भी ये सरवाइव कर रही थी, जिसकी वजह से हम लोग इसको मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है। तो पहली कैटेगरी हेलोफिल्स या हेलोफाइल्स है। ठीक है। आप इसको खुद ही लिख सकते हैं, द बैक्टीरिया विच कैन इजिली सर्वाइव इन मोस्ट हार्श सॉल्टी एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए, याद हो गया सबको हेलोफिल्स, लिखने के, मेरे लिखने के पहले याद हुआ सबको, है ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, इसमें लिख लीजिए। इनकी खासियत क्या है, अगर एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में सरवाइव करें, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रही, आप लिख सकते हैं द बैक्टीरिया विच कैन इज, अगर एग्जाम में पूछा गया द बैक्टीरिया विच कैन इजिली सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया या एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस आर नोन एज हेलोफाइल्स, तो मैं यहाँ पे बस लिख देती हूँ एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, ये हेलोफाइल्स हो गया। अब ये देखिए, ये भी खुद ही अपने आप को क्लियर कर रहा है, आपने खुद ही बताया है कि थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, ये तो मीथेन गैस से कंसर्न होगा, है ना।
तो थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसकी क्या खासियत होगी कि ये वाली जो कैटेगरी है, ये एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, क्या मतलब है, हॉट स्प्रिंग्स में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। ये कहाँ सरवाइव कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। ये जो है इजिली हॉट स्प्रिंग्स में भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग मिथेनोजेंस की बात करते हैं, जहां पे मीथेन गैस की अधिकता हो, बहुत ज्यादा मीथेन गैस पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्शी एरिया। तो मार्शी एरियाज में ये पाए जाते हैं मिथेनोजेंस जो है। और एक और सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये मिथेनोजेंस जो है कैटल्स के गट में पाए जाते हैं। अच्छा, एक और रफ वर्क देख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पे काऊ है, डायग्राम नहीं बना रही मैं, फोटो बनाने में टाइम लगेगा इसलिए। देखिए तो होता क्या है, इस काऊ डंग का यूज किया जाता है मीथेन गैस प्रोडक्शन में। यस और नो, गांव का भी बच्चा जानता है। यस मैम। इसका हम लोग हाँ, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीथेन गैस प्रोडक्शन में, ठीक है। अब थोड़ा सा ना ठंडे दिमाग से आप सोचिए और ये सोचना स्टार्ट कीजिए कि हमारे पास नेचर में इतनी ज्यादा चीजें और इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। स्पेशली आपको 12th क्लास में जब आप आगे जाएंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्या बोला मैंने, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यही मिथेनोजन जो क्या करेगा, मिथेन गैस प्रोड्यूस करने का काम करेगा। उसके पूरे सेटअप को लेके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा जाएगा, 12th क्लास में पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा, 12th क्लास में पूछा जाएगा, ठीक है। अपने आप में स्पेशल हो जाता है, एक सेटअप है जो मैं आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शन में किसका रोल है, आप देखिए, एक मामूली सी बैक्टीरिया है। क्या है ये, एक मामूली सी बैक्टीरिया है, लेकिन इसका इतना बड़ा रोल है कि जिस दिन ये ना हो, उस दिन क्या हो, पूरे बायोगैस प्लांट का भट्टा बैठ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि बायोगैस प्लांट जो है वो कहीं पे आप सरवाइव करा सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली आपके बुक में भी एक डायग्राम अवेलेबल है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। और दूसरी बात ये है कि आपके सिलेबस में भी है ये। 12th में जब आप बोर्ड का एग्जाम देने बैठे होंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपके पास ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अवेलेबल होगा। ये जो है ना मिथेनोजन से रिलेटेड है, तो मैं रफ पेज में नहीं, मैं अच्छे से लगा देती हूँ इसको एक फ्रेश पेज पे, है ना। ये देखिए, ये जो है, अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये दुनिया में उस दिन बंद हो जाएगा ना जिस दिन आप इस मिथेनोजन बैक्टीरिया को भूल जाएंगे। याद रखिएगा, ताकि आपको याद रहे, इसकी वजह से मैंने इसकी फोटो लगाई है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, कभी आप कंफ्यूज ना करें कि कहाँ से उठ के आ गया ये, है ना। तो ये उस दिन बंद हो जाएगा। अच्छा, ये किस चैप्टर में है पता है आपको, उस चैप्टर का नाम ही है, 12th के उस चैप्टर का नेम ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ह्यूमन के फायदे के लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हम एक माइक्रोब का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक माइक्रोब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सब क्या है, ये अगर इस कलर से आपको शो किया जा रहा है, काऊ डंग वगैरह आप डालने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ से लेके आया मिथेनोजन, ये जो है, ये मिथेनोजन कहाँ से लेके आया, तो ये मिथेनोजन लेके आया, ये जो मिथेनोजन है इसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ से लेके आया, कैटल्स के गट में ऑलरेडी ये प्रेजेंट होती हैं। कैटल्स के गट में जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं मिथेनोजेंस जो है। काऊ जो है, काऊ हो कोई भी और कैटल हो, तो आपने देखा होगा उसके डंग में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया, और इसी का नाम पढ़ेंगे आप लोग, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम है, ये सब है, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा रोल, और वहां पे वो आपको मेंशन भी करेगा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था, आपने इसका नाम सुना था, ये बैक्टीरिया है, ये ऐसा काम करती है, इसका इतना बड़ा रोल है, ये सब कुछ आप सीखेंगे वहां पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा एक फोटो के हेल्प से कि नहीं, मिथेनोजेंस जो है इनका बहुत बड़ा रोल है, और इनके बिना कोई सोच ही नहीं सकता कि ये बायोगैस प्लांट जो है वो अवेलेबल हो या फिर कहीं पे भी हो सके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी दिया था, मैं अभी भी आपको सिखा देती हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि आखिर रीजन क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है
इतने हार्श कंडीशन में भी सरवाइव करती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही हेडिंग दे देती हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर करने में भी सहूलियत हो आपको, है ना। रीजन ऑफ सर्वाइवल ऑफ रीजन ऑफ सर्वाइवल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, सर्वाइवल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया in harsh habitats, in harsh habitats. ये रहा रीजन। क्या है इसका मैंने बता रखा है, क्योंकि पहले हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे इसका मोनेरा का, तो वहां पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसका जो सेल वॉल है वो काफी टफ होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं उसके लिए पॉइंट। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, the structure of the cell wall is different from that of the other bacteria which रह के हैंग करने लगता है, which helps, ये आंसर में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में दूंगी तो, which helps them survive, which help them survive in extreme conditions, in extreme conditions, in extreme conditions। ठीक है, उसको एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कराने के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, क्या समझेंगे आप लोग उसका मतलब? क्या समझेंगे आप लोग उसका मतलब? उसका मतलब आपको समझना है कि अगर ये केमोसिंथेटिक हुआ तो क्या करेगा, अपनी बॉडी के केमिकल रिएक्शन से सरवाइव करेगा, और अगर ये क्या हुआ, क्लोरोफिल कैरी करेगा थोड़ा सा भी किसी भी तरीके से, तो ये फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, एक चीज मैं छोटी सी आपको बता रही हूँ, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता दूंगी आपको, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक देखिए, मैं ना नोट करके रफ पेज लेती हूँ, आप लोग भी छोटी सी कॉपी रख सकते हैं, एक छोटी होता नहीं है पॉकेट डायरी के शेप का। ठीक है, जो आपके सिलेबस का नहीं है, जो 12th वाले बच्चे इसमें एक दो सुन रहे हैं, आपको तो पता ही है। देखिए, पूरी दुनिया में जो आरएनए है, बाकी बच्चे इसको नोट के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ नोट, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में पीडीएफ जाए तो आप सोचिए ये कहाँ से घुस गया बीच में, है ना। तो मैं यहाँ पे नोट लिख देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, डीएनए आरएनए दो ही टाइप के जेनेटिक मटेरियल इस पूरे नेचर में पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, उसमें से क्या है, आरएनए की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आरएनए है इस पूरे नेचर में 3 तरह के पाए जाते हैं, 1, 2 एंड 3। कोई बोलेगा, याद है किसी को? मैंने एक ट्रिक बताया था इसको याद करने का, कोई बोलेगा आप में से? टीआरएनए मैम। हाँ, और आरएनए। हाँ, और मैम और एमआरएनए। हाँ ठीक है, देखिए, तो इसके जो आरएनए के जो टाइप हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा, पहले मैं फुल लिख देती हूँ, फिर मैं शॉर्ट में उसको यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है,
पहला है राइबोसोमल, पहला है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। दूसरा है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं एक पॉइंट लिखने वाली हूँ आपको। दूसरा क्या है? मैसेंजर आरएनए है। ये पूरी जिंदगी काम देगा, कुछ एक्स्ट्रा मैं एक शब्द भी नहीं बता रही हूँ आपको कि आपको ऐसा लगे कि मैंने बाहर बता दिया। आप ढूंढेंगे आपको मिल भी जाएगा, है ना, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए। क्योंकि हम लोग नीचे डैश लगाने वाले हैं तो इनके बीच में भी लगा देते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे डिनोट किया जाता है इसको, राइबोसोमल आरएनए। डिनोशन के टाइम में स्मॉल लेटर डाल देते हैं, mRNA, क्या लिखते हैं? mRNA। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? tRNA। फिर क्या लिखते हैं? tRNA लिखते हैं। क्या लिखते हैं? tRNA लिखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, ये कहाँ से आया, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा वो यही घूम रहा होगा, ये कहाँ से उठ के आया आर्की बैक्टीरिया के अंदर, है ना। मैसेंजर आरएनए को छोड़ के हम लोग मैसेंजर आरएनए की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए, छोटा सा बेसिक समझाती हूँ मैं आपको। ये सबको पता है कि पूरे नेचर में डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, यही आगे जाके आरएनए बनाने का काम करता है और यही आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाने का काम करता है। जब तक आप 12th में जाएंगे, शायद मैं 1000 टाइम्स इस चीज को बोल चुकी होंगी, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो तो मैं याद करा ही दूंगी तब तक। डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। क्या बोला मैंने? डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये आरएनए जो एक्चुअल में बनता है, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। व्हाई मैसेंजर आरएनए? क्योंकि इसके न्यूक्लियस, क्योंकि इसके जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उसको पढ़ के ही प्रोटीन बनता है यहाँ पे, तो इसकी बात नहीं करी जा रही। लेकिन आपको पता है कि राइबोसोम अगर आप आर्की बैक्टीरिया के अंदर देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रिमिटिव टाइप का मिलेगा, तो जिसकी वजह से इसका राइबोसोमल आरएनए और इसका ट्रांसफर आरएनए, इन दोनों की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। वो क्या होता है? यूनिक होता है, जो मैं आगे बताऊंगी आपको 12th में जब आप जाएंगे। बट इतना है, ये नोट पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 3 टाइप का, इसको कोई चेंज थोड़ी कर सकता है। जैसे हमारे जो प्रोफेसर थे जो पढ़ाते थे, तो उन्होंने बोला कि इसके ट्रिक के तौर पे याद कर लो। जैसे मैंने बोला था ना, 12th में भी मैं पढ़ा रही थी, बोले कि ट्रिक के तौर पे याद कर लो रमेश तिवारी, मतलब एक नाम है ना रमेश तिवारी, RMT, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। याद करने के लिए ट्रिक तो कई तरीके के होते हैं ना, मैं बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम आपको। तो ये क्या है? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैं असाइनमेंट क्वेश्चन में मैं दूंगी, क्योंकि मैं अभी आपको क्लास में बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके बेस पे मैं एक पॉइंट आपके लिए लिखने जा रही हूँ। क्या है वो पॉइंट ये है, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और अच्छे से आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर करा दूंगी, ठीक है। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसलिए मैंने बता दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको लिखने के बाद कोई बच्चा सोचे अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है 2 ही टाइप का आरएनए होता है नेचर में। सीक्वेंस ऑफ इट्स टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए इज यूनिक, ठीक है। बस इतना लिख के छुट्टी कर लीजिए। बस आपको ये याद रखना है, मैंने आपको सिखाया ना कि डीएनए क्या करता है? आरएनए बनाता है, और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये आरएनए जो बनता है यहाँ पे, कभी भी वो मैसेंजर ही होगा। कोड को पढ़ के जो आरएनए बनता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ये दोनों तो दूसरी ही चीजें हैं। टीआरएनए है, वो ऐसा शेप होता है उसका। टीआरएनए, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए। टीआरएनए जो है आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, अभी आएगा 12th क्लास में रोल। टीआरएनए जो है उसका शेप अलग ही है, दूसरे ही तरीके का है ये, ठीक है। फिर हम लोग राइबोसोमल आरएनए की बात करेंगे, तो ये जो ऐसे राइबोसोमल फॉर्म में है, ये मूव कर करके प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये दोनों तो अनोखे ही हैं। जो बनता है वो मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का नाम नहीं दे रहा। मैसेंजर आरएनए बेचारा क्या करेगा यूनिक होके, उसको कोड पढ़ के बनना है।
जैसा वो प्रोकैरियोट्स में बनेगा वैसा ही वो यूकैरियोट्स में भी बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया है, जो कि काफी हार्श हैबिटेट में पाया जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसके बाहर की जो कोटिंग होती है, जो कवरिंग होती है, वो काफी टफ होता है, जिसकी वजह से इजीली खुद को सरवाइव करा सकता है नेचर के हार्श टू हार्श कंडीशंस में अपने आप को, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट और लिख दीजिए, लिखने में कौन सा यहाँ पे ये हो रहा है पता ही आपको। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ the mode of nutrition, the mode of nutrition कैसा हो जाएगा इसका? बस अभी मैं यहाँ पे डिटेलिंग नहीं कर रही, बस यहाँ पे लिख लीजिए ऑटोट्रॉफिक, बस आपकी छुट्टी। आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। जैसे जैसे हम और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें जो है वो इजिली समझ आती जाएंगी। अभी बस यहाँ पे लिख लीजिए ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है 2016 या 17, दो में से किसी साल में है, मुझे ईयर ठीक से याद नहीं है, 16 में है शायद। जो मैंने आपको बोला था कि मैं हमेशा ही एक्सप्लेन करती हूँ इस बात को कि आज तक इसके पहले आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, देखते हैं इस बार से क्या होता है। नीट में इस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पता नहीं रीजन क्या है इसका, शायद ये फेवरेट चैप्टर हो सबका, ये रीजन हो सकता है। ऐसे इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऐसा नहीं किसी एक टीचर का आता है, सारे स्लॉट्स वहां पे सबमिट किए जाते हैं, उसमें से पिक किए जाते हैं क्वेश्चंस, तो वही रीजन है कि ऐसा हो जाता है, गलती से इत्तेफाकन हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आज तक 10 से कम क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, आज तक का मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ आपको, ठीक है। किसी दिन हम लोग करेंगे नीट का किसी साल का क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें मैं आपको मार्क करके रखूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। जब इस चैप्टर को पहले पूरा होने दीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पहले पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको खुद ही शो कर दूंगी, ठीक है। 16 या 17 में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। एक सबसे ज्यादा तो हंसी वाली बात ये है कि जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, मैं अब बताऊंगी आगे जाके आपको, है ना। हिंदी में अगर मैं बोलूं, मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया एक्चुअल में, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या करता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि इसमें से कौन बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, उसका भी यही ऑप्शन। फिर ये भी था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो विदाउट सेल वॉल भी खुद को सरवाइव करा सकता है, मतलब आगे जाके फिर वो क्वेश्चन एक ये जो माइकोप्लाज्मा से 3 क्वेश्चन। मतलब सोचने वाली और हैरानी वाली बात ये है, जैसे वहां पे सेट्स बनते हैं, नीट के एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, बहुत सारे सेट्स बनते हैं, बहुत सारे टीचर्स जो है वो सेट बना के देते हैं, ठीक है। और उसमें से कोई एक जो होता है वो क्वेश्चंस को ऐसे करके सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी मिक्सिंग होती है। प्राइवेट स्कूल्स में भी जिसके 4-5 ब्रांचेस होते हैं ऐसा ही होता है, ताकि कोई टीचर जो है पेपर लीक ना कर दे। करेगा भी तो क्या करेगा, 2 क्वेश्चन बता के थोड़ी कोई सिलेक्शन करा लेगा किसी का। तो इस तरीके से वहां पे सिलेक्शन होता है, तो पिक करने के चक्कर में ऐसा फॉल्ट आता है, ये रीजन है। आपने नोटिस करा होगा हर साल का नीट का क्वेश्चन देखिए, कभी कभी बच्चा बोलता है मैडम इस चैप्टर से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है नीट के एग्जाम में यूनिट वाइज दिया जाता है ना, यूनिट वाइज। जैसे अभी मैं आपको बोलूं ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपकी किताब का है, उससे 20% क्वेश्चन आएंगे नीट में। 12th वाले बच्चों का जेनेटिक्स है अभी जो चल रहा है इनका, 12th वाले बच्चों का क्या है जो जेनेटिक्स है, ठीक है, और उससे 18%। तो ऐसे वेटेज है, तो वेटेज उतना देना है उनको, चाहे वो जैसे दे। तो ऐसा इस वजह से हो सकता है ना। तो मैंने इसलिए आपको ये बात बीच में बता दी ताकि आप थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लें इसको पढ़ने में। बच्चों को ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता, 2 चैप्टर, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक एनिमल किंगडम। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के ही बताऊं आपको, है ना। चलिए, यहाँ पे जो फोटोज अवेलेबल होंगी हम लगा देंगे, मैं अभी शो भी कर सकती हूँ आपको, अगर आप आर्कीबैक्टीरिया को देखना चाहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग यू बैक्टीरिया। एक और क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा। नीट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, म्यूट करेंगे उधर से। नीट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया भी लिखा है, यू बैक्टीरिया भी लिखा है, बहुत तरह की मिथेनोबैक्टीरिया भी लिखा है।
तो उसमें आपको किसको टिक करना है, यू बैक्टीरिया, जो अभी जो अगली कैटेगरी में आपको बता रही हूँ, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी आपको, बाद में हम लोग करेंगे डिस्कशन। मेन ये दिक्कत है कि 11th में ना टाइम की बहुत दिक्कत होती है। रीजन ये है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। इवन कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो सिलेबस है उन सबके सिलेबस का डबल है। चैप्टर वाइज बात नहीं कर रही, आप एक बार टर्न करके देखेंगे, चाहे आप क्रेब्स साइकिल देखिए, चाहे आप किसको भी उठा के देखिए, आपको चीजें वहां पे समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये बेसिक प्लान है किसी भी बैक्टीरिया का। अगर आप क्या देखना स्टार्ट करते हैं, अगर आप बेसिक प्लान देखना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी बैक्टीरिया का क्या है, ये देखिए मैं शो कर देती हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये बेसिक प्लान है। ये क्या है, इसका बेसिक प्लान है। बेसिक प्लान का मतलब ऐसे इसकी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है, अवेलेबल होती है, और कैसे कुछ हो या ना हो, अगर एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, इनिशियल लेवल पे किसी बच्चे को समझाने के लिए अगर फोटोज दिखाई जाती हैं, शो करी जाती हैं, वहां पे इसका हार्ड कैप्सूल जरूर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इसका हार्ड एंड टफ कैप्सूल बना के बच्चों को जरूर दिखाया जाता है। रीजन क्या है, ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे कि हाँ भाई कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके पास क्या है, टफ कैप्सूल जरूर अवेलेबल होता है ना। किसी की भी बात कीजिए, इसी की बात कीजिए, ये देखिए कुछ हो या ना हो, लेकिन ये देखिए आपको क्या करता है, इसका टफ कैप्सूल जरूर शो करता है। दिखता है ना, देखिए दिख रहा है ना साफ साफ, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके टफ कैप्सूल को जरूर शो करता है। गारंटी है 2000% की जरूर वहां पे शो करने का काम करता है। देखिए ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अब सेल है तो साइटोप्लाज्म नहीं कैरी करेगा, क्या करेगा। सेल वॉल देखिए बाहर ना थोड़ा हाईलाइट करके, जैसे इसके पिछले वाला जो डायग्राम था उसमें बिल्कुल हाईलाइटेड थिक सा सेल वॉल दिख रहा था। इसी के लिए तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है ये पॉइंट, पहला पॉइंट, कि सेल वॉल जो है ये डिफरेंट होता है दूसरे बैक्टीरिया के कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशंस में खुद को सरवाइव कर सकता है। हाँ, बात किसकी आती है यहाँ पे, डीएनए की आती है। किसकी बात आती है, डीएनए की आती है, ठीक है। तो इसका डीएनए कैसा होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे घुमा हुआ लिखा हुआ है ना। एक्चुअल में क्या है, जो डीएनए है सिंगल सर्कुलर, इसलिए बोला, मान लीजिए मैं ऐसे 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 शेप, बिकॉज ये डीएनए जो है ये क्लोज्ड होता है। क्या मतलब है क्लोज्ड का, सिंगल, तो उसकी वजह से उसको सर्कुलर बोल दिया। अगर आप ह्यूमन का डीएनए देखिए तो लीनियर होता है। लीनियर का ये मतलब नहीं कि मैथ्स का ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दिया, नहीं, लीनियर मतलब इधर भी ब्लाइंड एंड है, देखिए अंत है ना, एंड है ना, यहाँ पे छोर है ना, इसका एंड है ना, यहाँ पे कोई छोर नहीं है, यहाँ पे कोई एंड नहीं है, तो दिक्कत आती है फिर। तो इसको बायोटेक्नोलॉजी में फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके काटा जाता है। इसको मान लीजिए इतना पोर्शन काटना है, उसका यूज करके फिर उसको कट किया जाता है, ठीक है। इसका डीएनए जो है वो स्पेशल होता है। किसका, कोई सी भी बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया मैं यहाँ पे भले ही आपको बता रही हूँ, बट कोई सी भी बैक्टीरिया हो, उसके डीएनए की खासियत ये होती है, उसका डीएनए कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर होता है, ठीक है। और ऐसे ये ऐसा भी नहीं है कि इसको देखिए फ्लैजेला अलग लिख रहा है। एक और यहाँ पे बहुत अच्छी बात आई अभी, डायग्राम की हेल्प से ही सही, बट दिखा, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं मैडम व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पिलाई एंड फ्लैजेला। समझिएगा इसको ध्यान से, ये देखिए फ्लैजेला तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो तो आपको दिख ही रहा है, नो डाउट, बट यहाँ पे कुछ और एक्सटर्नली आउटग्रोथ्स आपको दिख रहे हैं। कहीं पे अगर किसी के एक्सटर्नल कवरिंग से अगर बाहर की तरफ, अगर क्या हो, बाहर की तरफ, ठीक है, आउटग्रोथ्स निकलते हैं, उसको हम लोग पिलाई बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। और ये देखिए राइबोसोम तो है ही है इसके पास। इसके पास राइबोसोम कैसा होगा, 70s होगा या 80s होगा, इसके पास राइबोसोम कैसा होगा, 70s। यस यस, वेरी गुड। राइबोसोम कैसा होगा इसके पास, 70s टाइप का होगा, क्योंकि क्या है ये प्रिमिटिव टाइप की बैक्टीरिया है, इसकी वजह से इसके पास राइबोसोम कैसा होगा, 70s टाइप का होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूं मैं, आंसर मैं बताती जाऊंगी आपको साथ के साथ। क्वेश्चंस लिखूं मैं, यस मैम। यस मैम। चलिए चलिए लिखते हैं हम लोग। मुझे लगा कि कोई चैट में कोई इमरजेंसी मैसेज होगा, स्नेहा ने हाय लिख रखा है, हेलो लिख रखा है,
अभी मैंने देखा ना वो मैसेज का वो ब्लिंक कर रहा था। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन के पेज पे चलते हैं हम लोग, और आगे हमने कैरी फॉरवर्ड करा है इसको। ये देखिए, ये इसलिए ऐसा जा रहा है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको रिपीट करा था, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, ये 110 इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको पता चले कि इसके पहले आपने 100 क्वेश्चन। बताइए, अभी आर्की बैक्टीरिया मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट होने के पहले ही आपकी मुलाकात 110 क्वेश्चन से हो चुकी है। छोटी बात है क्या? अभी कहीं पे भी कोई भी बच्चा बैठ के क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको फोन करके बोलिएगा तुमने कितने क्वेश्चंस किए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, 10-20 बोल दे कोई, कोई ये थोड़ी बोलेगा हमने 110 क्वेश्चन किए हैं, है कि नहीं? तो धीरे धीरे करते करते आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट नंबर है दैट इज 110। तो हम लोग 111 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए 111 से आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। उधर से माइक म्यूट करेंगे, थोड़ा ना एक्सटर्नल नॉइज आ रहा है। स्नेहा बंद कीजिए माइक, आप ही का ऑन है। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, आंसर मैं बताती जा रही हूँ साथ के साथ, ठीक है? आंसर मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ ताकि आप लिखना सीखिए धीरे धीरे। चलिए सुमिरन ने भी तो मतलब काफी क्लासेस करी हैं कंटिन्यू, है ना? असाइनमेंट क्वेश्चंस भी भेजा था, चलिए अच्छी बात है। चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, एक 111 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि 110 आप कर चुके हैं इसके पहले, है ना? जीरो लेवल के क्वेश्चंस दे रही हूँ, आंसर मैं बताती चल रही हूँ साथ के साथ। पहला क्वेश्चन लिखिए, हाउ आर्कीबैक्टीरिया। देखिए अगर आप लिखते हैं ARCHAE, आर्की मतलब पुराना होता है, आर्की मतलब क्या होता है? ओल्ड होता है, पुराना होता है, ठीक है? तो हाउ आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है ही है, हाउ आर्कीबैक्टीरिया कैन easily survive in harsh habitats। रीजन पता है आपको? आपको इसके आंसर में लिख देना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टफ सेल वॉल। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यू बैक्टीरिया जब बताना स्टार्ट करूंगी तो जो नेचर है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये सारी चीजें मैं आगे बताती जाऊंगी आपको, ठीक है? धीरे धीरे छोटे से शुरुआत करते हैं ना, बहुत ज्यादा टफ बताना स्टार्ट कर दूंगी फिर आप लोग क्लास ही नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर मैंने बता दिया 111 नंबर का। नेक्स्ट लिखिए, which type of bacteria, which type of bacteria help in biogas production? क्या लिखेंगे आंसर? मेथिनोजेन। यस वेरी गुड। बस आपको अभी मिथेनोजेंस लिख लेना है, डिस्कशन डिटेलिंग जो आगे करते रहेंगे हम लोग। जानबूझ के छोटे छोटे दे रही हूँ ताकि 10 मिनट में हो जाए, आपसे बोर भी नहीं होगी आप। चलिए नेक्स्ट लिखिए, write some features of some आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, जो 3-4 फीचर्स जो मैंने लिखवाए हैं वो लिख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट लिखिए, देखिए
अगर मैं लिखूं यहाँ पे मेंशन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया, तो क्या हो जाएगा? द मोस्ट, आर्किबैक्टीरिया। हाँ तो ये थोड़ा आसान लग रहा है, एंशियंट मोनेरा कर देती हूँ, है ना, तो अच्छा लगेगा, MONER। तो ठीक है, आर्किबैक्टीरिया हो जाएगा, तब भी आर्किबैक्टीरिया ही होगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, विच बैक्टीरिया कर देती हूँ, टाइप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। विच बैक्टीरिया कैन easily survive in extreme salty conditions। हेलो क्या हो जाएगा इस? हाँ, हेलो मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्टी होगा, बस याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसका क्या आंसर लिखना है ना? मेंशन एंड क्लासिफाई आर्कीबैक्टीरिया on the basis of their habitat। समझ गए आप क्या बोला जा रहा है ना? समझ आया? मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, पहले लिखना है, जैसे हेलोफिल्स हो गया, थर्मोएसिडोफिल्स हो गया और मिथेनोजल्स, यही लिखना है इसमें, ठीक है? और या एक भी नहीं, आधा आधा लाइन बोला जा सकता है। जैसे आपने हेलोफिल्स लिखा तो आपने बोला कि अच्छा ये एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव करते हैं, ऐसे ऐसे करके बस आपको आगे लिख देना है, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज द speciality what is the specialty what is the specific feature of किसका? एक ही बच गया है, थर्मो एसिडो PHILES, है ना? तो लिख दीजिएगा एक्सट्रीम, उलट पलट करके क्वेश्चंस दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना? तो वहां पे आप लिख लीजिएगा कि ये एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर में भी खुद को सरवाइव करा सकता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए, which type of mode of nutrition is observed in Monera। ऑटोट्रॉफिक बस लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, which specific structure of bacteria helps in its locomotion and movement। आंसर बोलिए तो। फ्लैजेला। वेरी गुड, फ्लैजिला, बस हाँ, जो देखा था ना हमने हेयर लाइक, वो उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हेल्प्स इन इट्स लोकोमोशन, ठीक है? चलिए, विच मैंने लगाया है तो क्वेश्चन मार्क दे देते हैं यहाँ पे, वो रह गया मेरे से। आखिरी क्वेश्चन लिखिए,
why bacteria और यहीं पे आएगा, उधर से हटा दूंगी मैं। वाई आर बैक्टीरिया, ऐसे तो ऐसे भी लिख ही लेते हैं हम लोग। वाई आर बैक्टीरिया रेफर्ड एज, देखिए इस पे मैं बार बार क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कॉस्मो, POLITAN, वाई आर बैक्टीरिया रेफर्ड एज कॉस्मोपॉलिटन? बिकॉज दे आर फाउंड एवरीवेयर, है ना। हाँ, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है अपने एक्सट्रीम और टफ वॉल के प्रेजेंट होने की वजह से, इसकी वजह से ये हर जगह आपको देखने को मिलता है और हर जगह ये पाया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस नोट कर लिया सबने? टाइप तो 3 ही मिनट में हो गया मेरे ख्याल से, 3 या 4 मिनट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये तो जल्दी हो गया। आप लोग बट लिख लीजिए, है ना। चलिए, बड़ा बड़ा है तो दिखेगा भी आपको। हाँ, ये सही है। हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। हो गया मैम। मैम, चलिए, हाँ बोलिए। मैम ये जो क्वेश्चन है ना कि मेंशन एंड क्लासिफाई आर्किटेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए फिर से एक बार रिकैप। लिखिए, देखिए ना, दिखा देती हूँ आपको, वो पेज ही शो कर देती हूँ मैं। देखिए, ऐसे मैं कब तक करती रहूंगी, यहीं से निकाल देती हूँ। ये है ना स्नेहा, ये इस पेज को कॉपी करना है। ये देखिए, मतलब आपने तो कॉपी में लिखा ही है, इसको क्या कॉपी कीजिएगा, आपने खुद ही लिखा है। ये आए तो पहले है इनका। हाँ, आ गया। चलिए, ये जो पेज है ना, मतलब मैंने बोला क्लासिफाई बैक्टीरिया और जानबूझ के वहां पे मैंने हैबिटेट भी लिखा है। ठीक है, तो हैबिटेट के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करें इसको? तो ये हेलोफिल्स है, थर्मोएसिडोफिल्स है, मिथेनोजेंस है। ठीक है, अर्चना आपने असाइनमेंट क्वेश्चंस करके इसके मतलब जैसे आप 12th वाला या फिर कोई सा भी अभी तक सेंड किया है कोई भी असाइनमेंट क्वेश्चन आपने, अर्चना? नो मैम। हाँ, धीरे धीरे कीजिए उसको, है ना, धीरे धीरे उसको करके सेंड कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग, मैं एक बार देखूं तो एटलीस्ट कि बच्चा लिखता कैसे है, थोड़ा करेक्शन हो, कुछ भी हो। मैम 12th के देखना भी इसको अटेंड कर सकते हैं क्लास? आप चाहे तो आप कर सकते हैं। यस मैम, हमको करना है। हाँ, कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछली बार क्विज हुआ था तो तस्नीम ने तो मतलब पूरा ही वो अटेंड करा था, एंड तक थी बनी हुई, तस्नीम भी थी और सुमित भी था शायद, काफी बच्चे थे इसमें से। लेकिन मैम कोई उसका दिक्कत लिंक नहीं है कैसे वैसा, मिलेगा? बात कर लीजिएगा ऑफिस में। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए लीव करूं मैं? यस मैम, थैंक यू। और Thank किसी you, ma'am. क्वेश्चन में कोई, मेरे तो बोलने के पहले ही आधे आधे बच्चे लीव कर गए। और कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को और कोई डाउट होगा इसमें। चलिए, मैं भी लीव करती हूँ। थैंक यू मैम। वेलकम।